अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेर दिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उन पर तज्जिया। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने मीडिया को आगाह किया आज होने वाले अहम फैसलों से। इसकी तफसील आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 7 में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान गुज़िश्ता तकरीबन 17 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा, जिसके दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद और 5 दहशत गर्द मारे गए हैं। इस इलाके को क्लियर करा लिया गया है। बात करेंगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा और इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी आपसे शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। पेरिस के 850 साल कदीम गिरजाघर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में तारीखी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसका नाम नोट्रे-डाम कैथीड्रल है, जिसमें आतिशबाजी हुई है। इसमें अब तक क्या सूरत हाल है और अब क्या वहां पर अपडेट्स हैं, जानेंगे वहां पर मौजूद जर्नलिस्ट से। मकबूजा जम्मू कश्मीर की साबिक कठपुतली वज़ीर आला कहती हैं कि बीजेपी अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इंतखाबात में कामयाबी के लिए पाकिस्तान पर एक और हमला कर सकती है। उन्होंने मोदी की हुकूमत का पर्दा चाक कर दिया है। और सूबा सिंध के महकमा जंगली हयात ने 4 रोजा अनथक सर्वे के बाद कौम को अच्छी खबर दी है कि मादूमियत के खतरे से 2-4 सिंध की नाबीना डॉल्फिन की तादाद में 55% इजाफा देखा गया है। एक अच्छी खबर है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हम भी क्लासिकल गाएंगे, बोर्ड लगा दिया, फंक्शन पे बुला लिया गया, 3 दिन उन्हें दाल खिलाते रहे। 3 दिन दाल खा के चौथे दिन जब गाने का वक्त आया तो गाना क्या गा रहे हैं? दाल दाल रे दाल। थिएटर और टीवी के मायनाज कॉमेडियन बब्बू बराल की आज बरसी है। खासतौर पर थिएटर में जिन्होंने नाम पैदा किया वो बहुत कम आर्टिस्ट ने पैदा किया। उनके हवाले से आज बात करेंगे प्रोग्राम में। और कौमी क्रिकेट टीम का फिटनेस टेस्ट मुकम्मल हो गया है। दौरा इंग्लैंड और वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन से अब खिलाड़ी शामिल होंगे पाकिस्तानी टीम में 18 अप्रैल को पता चल जाएगा। रिजवान जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वो सरे फहरिस्त रहे हैं इस फिटनेस टेस्ट में। क्या वो इस टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। ये तो टॉप स्टोरीज थी, आपने जान ली। इनकी तफसील होगी, तज्जिया होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज़ और पीटीवी ग्लोबल पर। पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल दाढ़ी
मुसीबत में घबराया नहीं करता। तब्दीली की वजह से तौक़ुआत का जो बार है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक चमकता हुआ और एक नया पाकिस्तान नमूदार हो सकता है, वो उन सारी चीज़ों की अक्कासी करेगा जिसकी बुनियाद पर लोग उम्मीद लगाते हैं। इस कौम में इतनी ताकत है और इतना एनलाइटनमेंट है कि ये खुद अपने आप को उठा लेगी। हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अब पाक अमेरिका ताल्लुकात किस नहज पे। मैं वेस्टर्न माइंड को इन सबसे बेहतर समझता हूँ। वो अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, हमारा काम है अपने इंटरेस्ट के लिए खड़े हो। मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं कि किस मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी आपके लिए, जो पाकिस्तानी, और आप हमें बुरा भला कह रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान बेनिफिशरी है उसका। क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ साहब के जो नाकदीन हैं वो कहते हैं कि जब वो वज़ीर आज़म होते हैं तो इदारों के दरमियान एक टकराव की कैफियत पैदा हो जाती है। देखिए, बात इतनी है कि जो हमारा ओरिजिनल बयानिया है मुल्क आइन के मुताबिक करें। ऐसा क्या वजह है कि जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस आते हैं उसमें सिंध पीछे है पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा। ये पहली बार है जब एक सिंध प्रोविंशियल हुकूमत ह्यूमन इंडिकेटर्स पर काम कर रही है, और ये एक लंबा सफर होगा और सपोर्ट के बगैर और करेक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर हम इश्यूज का मिसाइल हल नहीं कर। Your perspective about Pakistan and what would be your memories about our country? I am very pleased because I see a very promising future for this country. I see a lot of commitment. I see passion to transform the country. ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर, बात करेंगे वफाकी काबीना के अहम इजलास की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज हुआ और इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए जिससे आगाह कर रहे थे अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। मजीद क्या तफसील है जानते हैं रियाज बरकी से, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा है। रियाज, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा आज होने वाले इजलास में कौन से अहम फैसले लिए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि कल दोबारा से इजलास होगा काबीना का, इसकी क्या तफसील है? जी शेरदिल, सबसे अहम जो आज फैसला होना था वो असासे जाहिर करने की जो स्कीम जिसका बड़ा चर्चा है उसकी मंजूरी आज होनी थी, लेकिन बाज, और इस पर मैं बताऊं कि शिकवार तफसील से इस पर बहस की गई, लेकिन काबीना के बाज अरकान का इसरार था कि इस पर अभी मजीद यानी सैर हासिल गुफ्तगू होना बाकी है, अभी कुछ पूछने की बाकी है, जिसके बायस कल तक इसको मौखर कर दिया गया। कल 2 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक खुसूसी इजलास बुलाया इस हवाले से, और उसमें तवक्को ये है कि इस हवाले से हातमी फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक जो बड़ा फैसला दूसरा है वो ये है कि ये जो वफाकी सतह पे ग्रेड 1 से 5 तक जो असामी, खाली असामियाँ या जो मुलाजमत के जो मौके होते हैं, पहले ये था कि अरकान असम्बली के कोटे होते थे सेनेटर्स के, वो सारे खत्म कर दिए गए। अब ये है कि कुरानदाजी के जरिए इसका फैसला किया जाएगा। और काबीना का इजलास जब शुरू हुआ तो कोयटा के शोधा के लिए फातह खानी की गई। इजलास को ये बताया गया कि इस किस्म के वाकयात में बैरूनी हाथ मुलविस है और इसको खत्म करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उनका ये कहना था कि सिविल और अस्करी क़यादत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने में जो है वो मुत्तफिक है, और ये तवक्को की गई कि मुल्क जो है जल्द इस किस्म के वाकयात से निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। काबीना के इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के जो हालिया वाकयात हैं इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, और ये कहा गया कि माजी की जो हुकूमतें, खासतौर पर जो 2 बड़े खानदान हैं, उनकी गलत पॉलिसियों और करप्शन के बायस आज मुल्क को इक़्तिसादी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि अब तक जो केसेस चल रहे थे ये तो साबका दौर हुकूमत में बनाए गए थे, और अब इसके बाद इस हुकूमत की जब तहकीकात आएंगी तो इसके नतीजे में होशरुबा इंकशाफात होने की तवक्को है। बड़ी बड़ी करप्शन की जो खबरें हैं वो आएंगी। एक और बड़ा फैसला ये किया गया कि स्टील मिल, जिस तरह आपको मालूम है, उसमें यह है कि पहले तो निजकारी की बातें होती थी, इस मरतबा ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसकी बहाली की स्कीम बनाई गई है। तो दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों ने स्टील मिल्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है, और तवक्को यही है कि इसकी जो है मुनाफा बख्श इदारे में इसको तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक। ऑडिटर जनरल ऑफिस की जो इस्तेदाद कार है उस पर भी बात हुई और ये कहा गया
इत्तेफाक किया गया कि इसको बढ़ाने की जरूरत है और डॉक्टर इशरत हुसैन को एक टास्क दिया गया कि वो 2 माह में इस हवाले से रिपोर्ट पेश करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। रियाज बरकी हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे आज के होने वाले इजलास के हवाले से, और जो आज अहम फैसले लिए गए हैं उनसे तो आगाह किया गया, लेकिन एक ख़ास इजलास, एक ख़ास तौर पर जो एक टैक्स एमनेस्टी के हवाले से जो मामलात हैं उनको दोबारा से डिस्कस किया जाएगा कल, और कल जो इजलास है उसके बाद ही हुतमी तौर पर इस हवाले से फैसला लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान में जंग जारी है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, और इस बार इसी तरह का एक और वाक़या सामने आया कि किसी बड़े नुकसान से वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, उसने खैबर पख्तूनख्वा को बचाया है। और हयाताबाद फेज 7 में एक घर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, और ये जो एंगेजमेंट है तकरीबन 17 घंटे तक जारी रही। अभी ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और इसमें 5 जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद थे उनको हलाक किया गया है। जवाब में एक पुलिस एहलकार जिसका नाम कमर आलम है वो शहीद हुआ है, और अब से कुछ देर पहले शहीद कमर आलम की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। और एक बार फिर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो तैयार हैं इस दहशतगर्दी की जंग में, वो रिलैक्स नहीं है, वो हर दम तैयार हैं, एक्टिव हैं। इस पर हम बात करेंगे। कश्मीर खान आफरीदी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा हैं पेशावर से। कश्मीर, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। एक क्रेडिट है सिक्योरिटी फोर्सेस का, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने ऐसे बहुत से जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के उनको प्रिएम्प्ट किया, उनको रोका। इस वाक़े के हवाले से क्या बताएंगे? क्या इंटेलिजेंस थी इस घर में, दहशतगर्दों की इत्तला थी जिस पर ऑपरेशन किया गया? जी बहुत शुक्रिया शेर। मैं आपको बताता चलूं कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। ये हैदराबाद का इलाका है फेज 7। यहाँ पर एक मकान था, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला हासिल थी कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, इनका कंपाउंड है, और यहाँ से मुख्तलिफ औकात में इन्होंने यहाँ दहशतगर्द हमले किए हैं। पिछले दिनों यहाँ पर पेशावर हाईकोर्ट के एक जज थे, उन पर भी एक कातलाना हमला हुआ था। इससे पहले पुलिस के एडिशनल आईजी थे, वो भी एक कातलाना हमले में शहीद हो चुके थे। एक कंपाउंड था जहाँ से मुख्तलिफ औकात में टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी। एक इंटेलिजेंस थी कि यहाँ पर छुपे हुए हैं। कल शाम तकरीबन 7 बजे के करीब जो पुलिस है उन्होंने, एंटी टेरर स्क्वाड है, उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, और जो ही पुलिस इस मकान में दाखिल होने की कोशिश की पुलिस ने, तो वहां पर छुपे दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कमर आलम शहीद हो चुके थे कल। उसके बाद फायरिंग का सिलसिला वक्त से जारी रहा। कल जब फायरिंग का सिलसिला जारी था तो एक दहशतगर्द उसमें मारा गया था, और ये जो फायरिंग का वाकया तकरीबन पूरी रात चलता रहा। दूसरी ये कि एक रेजिडेंशियल एरिया है हैदराबाद, एक नेबरहुड है, तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्स ने एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने के बजाय टाइम दिया, और ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। और अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा कोलेटरल डैमेज भी नहीं हुई, टाइम ज्यादा लगा, और नाइट ऑपरेशन भी था। सुबह भी स्पोरेडिक फायरिंग के इंसिडेंट होते रहे, और तकरीबन 12-1 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्स ने उस मकान को क्लियर कर दिया, और जो जितने टेररिस्ट उसमें तकरीबन 6 थे जो आईएसआर के मुताबिक, तो सबको एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, कश्मीर ये बताएगा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, और ये एक पॉश इलाका है शहर में। अगर हयाताबाद की बात करें तो क्या जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं उन्होंने ही आगाह किया एक्टिविटी के हवाले से कि यहाँ पर कोई मशकूक एक्टिविटी हो रही है, और क्या अब तक इब्तदाई तफ्तीश में कुछ पता चल सका कि ये किसने घर किराए पे दिया था, कौन थे, किनसे ताल्लुक था इनका, किसी तंजीम, कलदन तंजीम से ताल्लुक था? जी डेफिनेटली अभी तक जो इब्तदाई तहकीकात हुए हैं उसमें ये पता चला है कि ये टीटीपी से इनका ताल्लुक है, दहशतगर्दों का। और इब्तदाई तौर पर जो मालिक मकान है या जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्होंने किराए पे दिया है उनसे भी तहकीकात की जा रही हैं। और दूसरा ये कि अभी तक इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है, मुख्तलिफ जिनके लिंक्स होते हैं डेफिनेटली बाकी नेटवर्क साथ जिनके लिंक होंगे तो उसको भी अनअप किया जा रहा है। बाकी गिरफ्तारी भी एक्सपेक्टेड हैं, हो सकता है कि 1-2 दिन में और भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं, और जो सिक्योरिटी फोर्स है उनकी कार्रवाई तभी भी जारी है। शहीद कमर आलम की नमाज जनाजा भी कश्मीर अदा कर दी गई है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। एक बड़ी कुर्बानी। और पुलिस के कमर आलम उनकी नमाज जनाजा आज सुबह
पुलिस लाइन में अदा की गई और उनकी नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, कोर कमांडर पेशावर और दूसरे आला हुकाम ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की और पूरी फौजी एजाज के साथ उनको सुपुर्द खा किया गया। सही। और आखिर में मैं पूछूंगा आपसे कि ओवरऑल पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं इंटेलिजेंस बेस्ड वो जारी हैं, जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है, तो क्या स्पेसिफिकली अब सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है इस वाक़े के बाद? डेफिनेटली इस तरह के अमूमन वाक़यात जो होते हैं तो उसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट की जाती है जो एंट्री पॉइंट्स हैं शहर के। दूसरा ये कि पेशावर जो है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के खैबर के साथ पे एडजस्टन है, तो वहाँ पर भी जो रास्ते हैं यानी एग्जिट एंट्रेंस है उन पर भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और जो दूसरा है एक्चुअली ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड था, वो नहीं जिस तरह इलाके को कॉर्डन ऑफ करके ऑपरेशन किया जाता है, इनको जो मुसद्दक़ इत्तला होती है तो उसके बाद यहाँ ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कश्मीर आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा, और हमें अपडेट कर रहे थे। सलाम पेश करेंगे शहीद कमर आलम की इस कुर्बानी को जो उन्होंने पेश की और एक बड़े नुकसान से पाकिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को और पेशावर को बचाया है। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात होगी कुछ बलूचिस्तान में होने वाली तबाही की, जो सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर दरपेश है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, अपडेट्स हासिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहली दफा आया हूँ गवादर और मैं खुश इसलिए हूँ, शायद ही अल्लाह कोई एक ऐसे लोकेशन दे किसी मुल्क को जो गवादर की आज लोकेशन, हर तरह ये कनेक्टेड है। और अब इसकी जो डेवलपमेंट शुरू होगी, ये सिर्फ डेवलपमेंट गवादर की नहीं होगी, ये सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं होगी, ये सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट यहाँ गवादर से शुरू होगी। कोई डेवलपमेंट जिधर मुकामी लोगों को फायदा ना हो वो डेवलपमेंट नहीं है। हमने माजी में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट की जिससे मुकामी लोगों को फायदा नहीं हुआ, अरबों अरबों डॉलर की सुई गैस वहां से निकली, लेकिन मुकामी लोगों की जिंदगियां नहीं बदली। नए पाकिस्तान में ये कभी नहीं होगा कि किसी इलाके से कोई भी मिनरल निकलता है, सबसे पहले मुकामी लोगों को फायदा होना चाहिए। जो मछली पकड़ने वाले थे, मैं उनको अभी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आपके लिए हमने पैसे रखे हैं, आपके लिए हम ब्रिजेस बनाएंगे ताकि आपको कोई रुकावट ना हो। एक्सप्रेस वे आपके सामने रुकावट ना हो। गवादर में इंसाफ हेल्थ कार्ड यहां देंगे जिसमें 7,20,000 हर खानदान को एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। ये जो मसला है सारे इस इलाके का, ईरान से बिजली आती थी, इंशाल्लाह जो अब हम ग्रिड लेके आ रहे हैं, ये सारा कनेक्शन हो जाएगा बाकी पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड के साथ। डिसैलिनेशन प्लांट पानी के लिए और जो पावर स्टेशन है उसके लिए भी खुसरो बख्तियार हैं, उन्होंने पूरी प्रोविजन बनाई हुई है। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान में 10 लाख सैपलिंग्स दरख्त उगाने का इस सारे इलाके में फैसला किया है ताकि ये हरा ही हो जाए सारा गवादर आपका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ताकि गंदगी ना हो, रिसाइकिल करेंगे पानी को। जिस तरह ये आप दुबई और शारजा में आप चले जाएं या अबू धाबी में, तो वह पानी रिसाइकिल होता है। कार्गो और पैसेंजर फेरी सर्विस भी शुरू होने लगी है कराची से गवादर तक, और फिर आगे वो कतर तक भी जाएगी। गवादर से कोयटा बाय ट्रेन कनेक्शन, वो भी शेख साहब इसलिए आए हैं। हमने अब फैसला किया कि रेलवेज के ऊपर पूरा जोर देना है। चाइनीज से हम पूरी मदद मांग रहे हैं। रेलवे की टेक्नोलॉजी में चाइना दुनिया में सबसे आगे। सो आई लुक फॉरवर्ड टू माय ट्रिप टू चाइना लेटर इन द ईयर, एंड ऑल द चाइनीज workers here sitting who are working on the port, I again wish you all the best and want to commend you for all the work you have done.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ बात करेंगे मौसम की, और मौसम में खास तौर पर बात होगी बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में सैलाबी सूरत हाल की वजह से नुकसानात भी हुए हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं खावर फरियाल साहब से, जो डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के कोयटा में। बहुत शुक्रिया खावर साहब, आपने में ज्वाइन किया। बताइएगा जो अब तक सूरत हाल रही, कितनी बारिश हुई, कौन कौन से इलाकों में हुई, क्या मजीद भी एक्सपेक्टेशन है कि बारिश होगी? जी, अब तक हमारे पास जो है कोयटा सिपी डिवीजन बारखान में हमारे पास जो है काफी, योब डिवीजन में काफी रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, और अभी क्या एक्सपेक्टेड है कि मजीद भी बारिश होगी या सिस्टम यहां से निकल गया है इस इलाके से? आज हमारे पास कोल्लू और सिपी डिवीजन में हमारे पास जो है काफी रेन एक्सपेक्टेड है कि होगी, और योब डिवीजन हमारे पास कल है कि कल योब डिवीजन में होगी। बाकी जो नीचे का एरिया है तकरीबन ये साफ हो गया। ठीक है, क्लियर हो। अच्छा, क्या जो सैलाबी रेला है वो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नुकसानात भी हो रहे हैं, उसमें क्या अब तक कोई बेहतरी आई है या अभी भी उसके जो तोग़यानी है वो ज्यादा है? नहीं, अभी भी तकरीबन ज्यादा ही है, और मजीद भी आज के दिन भी एक्सपेक्टेड है। और योब डिवीजन में कल भी हमारे पास शिरानी में हैवी रेन एक्सपेक्टेड है, मूसाफिर में हैवी रेन एक्सपेक्टेड है कल। ठीक है, ये इंटेंसिटीज की जो है बढ़ने के इम्कान है। अच्छा, तो आपने आगाह कर दिया है पीडीएमए को, फ्लड फोरकास्टिंग को, जो इदारे यहाँ पर काम करते हैं रेस्क्यू के लिए या लोगों को आगाह करने के लिए उन इलाकों से जहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि नुकसान हो सकता है? जी, वो हम लोगों ने पहले ही कर दिया था, और मजीद हम लोग एडवाइजरी अपने साथ साथ इशू कर रहे हैं। ठीक। और दिन में 2 टाइम्स हम लोग एडवाइजरी इशू कर रहे हैं कि भाई आप लोग अलर्ट रहें। तो मजीद जो है हम लोग ताउन करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, खबर साहब मुझे बताइएगा कि कुछ इलाके बलूचिस्तान के ऐसे थे जहां पर खुशहाली थी, क्या इन बारिशों से उसमें कुछ बेहतरी आई है? उन इलाकों में हुई है जहां खुशहाली थी, जो हम देखते थे कि काफी, जिसकी वजह से मसले भी हो रहे थे खुराक के और बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे थे? इस साल का आप कह सकते, लेकिन जो ओवरऑल डेफिशिएंसी है वो तो ये है कि पूरी नहीं हो सकती ना। ठीक। ये इस साल के जो 2 मंथ रहे ये काफी अच्छे रहे, लेकिन जो पुराना खसारा है रेनफॉल का वो जो है पूरा नहीं हुआ अभी तक भी। ठीक। डेफिशिएंसी है मिड में हमारे पास, जो सेंट्रल जो बलूचिस्तान है वहां पर। सही। अच्छा, अब समर से पहले क्या मजीद एक्सपेक्टेड है बारिशें होंगी? क्योंकि ये जो बारिशें हुई हैं, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा, ये एक्सपेक्टेड था कि इस लेवल पर बारिशें होंगी, और क्या मजीद भी एक्सपेक्टेड है कि समर्स के आने से पहले प्रॉपर दोबारा से रेनफॉल सिस्टम आएगा? ये तो हमारे पास पहले से ही एक्सपेक्टेड था, इंटेंसिटीज की जो है आ रही थी, लेकिन 3 से 4 दिन पहले, 9 तारीख से पहले हमारे पास जो है 2 दिन जब रह गए थे ये सिस्टम हिट करने में, तो इंटेंसिटी काफी एकदम बढ़ गई थी। ठीक। तो उसकी इतना हम लोगों ने जो है 3 दिन पहले ही पूरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको इशू कर दी थी। ठीक। तो जो आने वाला है हमारे पास, ये नेक्स्ट वीक में भी एक सिस्टम आ रहा है, तो वो भी इसको हिट करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अभी तक कम ही लग रही है। लेकिन अभी जो है कुछ भी कहना आई थिंक कबल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया। खावर फरियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर महकमा मौसमियात कोयटा। स्पेसिफिक बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में जो बारिश का सिस्टम रहा है, जो सैलाबी सूरत हाल नजर आई, उससे हमने ये भी आपको आगाह किया था हेडलाइंस में कि 3 अब तक अफराद इसमें जहाँ भाग हुए हैं, और अभी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये सैलाबी रेला मौजूद है, और आगाह कर दिया गया है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जो PDMA है वो भरपूर तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं, और लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि जो ऐसे इलाके जो मुतासर हो सकते हैं वहाँ से नकल मकानी की जाए ताकि नुकसानात से बचा जा सके। आगे बढ़ेंगे और पेरिस की बात करेंगे। एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ गुज़िश्ता रात, जब पेरिस एक जो फैशन हब है, एक तारीख का हब है, वहाँ पर एक कैथीड्रल है जिसका नाम नोट्रे डाम है। उस कैथीड्रल में आतिशज़दगी हुई जिसके नतीजे में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। ये 800 साल पुराना कैथीड्रल था, मुख्तलिफ मरहलों से ये गुजरता हुआ कैथीड्रल जो है पेरिस में वाक़ था, और इसकी एक तारीख़ है बड़ी रिच, जिसको कहें, जिसको कहा जाता है कि ख़ास तौर पर जो कैथोलिक्स हैं उनके लिए एक बड़ा अहम कैथीड्रल ये था जिसको कल नुकसान पहुंचा।
और अब बताया जा रहा है कि जो आग इसके अंदर लगी हुई थी उसको मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा इस कैथीड्रल का यानी इस गिरजाघर का, इस कलीसा का हो चुका है। साहबजादा अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर पेरिस के शहर से, जो दारुल हुकूमत है फ्रांस का। बहुत शुक्रिया साहबजादा अतीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताइएगा कि बड़ी जबरदस्त तारीख इस कलीसा की, इस गिरजाघर की रही है, कैथीड्रल की रही है। सबसे पहले तो उससे आगाह कीजिएगा कि कितना पुराना गिरजाघर था, और उसके बाद फिर हम आपसे जानेंगे कि वजह क्या हुई कि आतिशज़दगी हुई। जी सर, ये तकरीबन 12वीं सदी के बिल्कुल आगाज में इसकी तामीर शुरू हुई, जो कुछ 2 पुराने छोटे से गिरजा थे उनके ऊपर। तो फिर ये तकरीबन 19वीं सदी तक इसमें तोसी भी होती रही, इसका डिजाइन भी चेंज होता रहा, इसकी बिल्डिंग भी तब्दील होती रही। ठीक। नोट्रे डेम की सबसे बड़ी तारीफ है कि ये यूरोप के जितने भी गिरजाघर हैं, इनमें सबसे ज्यादा विजिट होने वाला ये गिरजाघर था, कि जिसमें पूरी दुनिया से और यूरोप से लोग कई मिलियन की तादाद में हर साल इसको विजिट करते थे। पेरिस के सेंटर में वाक़ा है, जो पेरिस का मशहूर दरियाए सीन है, उसके अंदर एक जजीरा है, ये उस जजीरे में वाक़ा था। यानी आप ये समझें कि आज से 10-12 सदियां पहले जो पेरिस था वो सिर्फ वो जजीरा था, तो ये उस जजीरे पे वाक़ा था। और इसको पेरिस का आप दिल कह सकते हैं, पेरिस की पहचान कह सकते हैं, और तकरीबन 1 करोड़ लोग जो थे हर साल इसका विजिट करते थे। सही सही। अच्छा अतीक साहब, आतिशज़दगी के हवाले से अब तक क्या तफ्तीश की गई है, क्या वजह हुई कि आतिशज़दगी हुई, और काफी नुकसान पहुंचा, नुकसान कितना हुआ है इस गिरजाघर का, ये भी बताइएगा। कल शाम तक तो ये था कि जो इंतजामिया की जो हुकूमत वो बड़ी परेशान थे कि शायद हम इसको बचा ना पाए, लेकिन कल रात को इसके जो मेन 2 रेक्टेंगुलर जो पिलर हैं, इसके जो स्टोन है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग है, वो बच गए, जिसका ये जो उसकी छतें हैं वो तकरीबन 2 तिहाई चल गई थी। मेन जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो उसको बचाने में कामयाब हो गए। लोग उस वक्त कहते थे कि यहाँ इनके पास जो बड़े जहाज हैं जो जंगलों में आग बुझाने के काम आते हैं, या हेलीकॉप्टर, वो इस्तेमाल करें, लेकिन जो फायर फाइटर का हेड थे वो कहते थे कि हमने वो इस्तेमाल किया आग बुझाने के लिए तो बिल्डिंग मनहदम हो सकती है, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है। बिल्कुल, लेकिन यह है कि उनकी 400 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने कई घंटे कोशिश करके पूरा उस पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से मेन बिल्डिंग बच गई है, स्ट्रक्चर बच चुका है। अब उसका ये फायदा होगा, इसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसको पुरानी हालत में फिर से लाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, और क्या वजूहात हुई आतिशज़दगी की, क्या इस हवाले से भी कोई तफ्तीश पुलिस ने की है वहां पर? देखिए, आज जब एक दफा आग बुझ गई तो उसके बाद तफ्तीशी अमल जारी है। ठीक। कोई कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जराए क्या आप ये कह सकते हैं कि उनको खदशा ये है कि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का तजीनो और आइश का काम हो रहा था तकरीबन 6 मिलियन यूरो के बजट का, ठीक है, वो वजह बनी है, उसकी वजह से ये हो सका है। इसकी एक और आपको बताऊं कि विक्टर हुगो जो बहुत बड़े यहाँ के लिखारी थे, उनका एक नावल जो बड़ा मशहूर हुआ था, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान के अदाकार रंगीला थे, उनकी एक फिल्म बनी थी कुबड़ा आशिक जी, वो भी शायद उनके उस नावल जो था उससे मुतासर होकर वो फिल्म भी बनी थी। ठीक। यानी पुरानी तारीख है इस कलीसा की, इस चर्च की, गिरजा की, और आप समझते हैं कि ये वो जैसे फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ये हमारे एक हिस्से को आग लगी है, ये नोट्रे डेम चर्च को आग नहीं लगी, हमारे जिस्म के, हमारे फ्रांस के एक हिस्से को आग लगी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया साहबजादा अतीकुर रहमान, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे पेरिस से, जो दारुल हुकूमत है फ्रांस का, और जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और दूसरा ये कि इसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, और वहाँ पर जो तज्ज़ियाकार हैं वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है, इसको रीबिल्ड उस तरह जिस तरह की इसकी तारीख रही है उसके मुताबिक किया जा सकता है। ताहम वहाँ पर इस आग को जो है वो काबू तो पा लिया गया, लेकिन क्या वजूहात बनी उस पर भी तफ्तीश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में होने वाले इंतखाबात की, और जिस तरह पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि इंतखाबात में एक दौरा होता है
सियासत होती है ऑपोजिशन की, हुकूमत की, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई और मुल्क की जो है वो आवाम, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। लेकिन भारत में चूंकि सारी बेस ही एंटी पाकिस्तान है और सारी बेस ही एंटी कश्मीर है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इस सेंटिमेंट को भी यूज़ किया जाता है और इस बात का इजहार वहाँ पर भारत की जो भारत नवाज जिसको कहा जाए तो गलत ना होगा, महबूबा मुफ्ती जो वज़ीर आला भी नहीं हैं कठपुतली मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो कहती हुई नज़र आ रही हैं कि बीजेपी, जिनके साथ उनका अलायंस रहा है, वो कहती हुई नज़र आ रही हैं कि बीजेपी जो है वो अब किसी हद तक जा सकती है क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हो रही है। उनकी तमाम तर जो तदबीरें हैं वो रायगां जा रही हैं, तो वो पाकिस्तान पर एक और हमला कर सकते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान पर जो एक हमले की नाकाम कोशिश की गई, पाकिस्तान को बदनाम करने की एक कोशिश की गई, उसमें वो तो नाकाम हुए, लेकिन इस बार अब इंतखाबात में भी मतलूबा उनको नताइज हासिल नहीं हो रहे। ऐसा ही लगता है कि काफ़ी नुकसान होगा मोदी को, उनकी जमात को। तो इस बात का इजहार महबूबा मुफ्ती करती हुई नजर आ रही है। इस पर बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद खान साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये तो महबूबा मुफ्ती वो हैं जिनका अलायंस रहा है इस जमात के साथ और वो अब यही कहती हुई नजर आ रही हैं कि बड़ा मुश्किल है कि ये जमात बीजेपी और मोदी जो है वो कामयाब हो जाए इंतखाबात में। उससे पहले कोशिश वो कर सकते हैं पाकिस्तान को दोबारा से इंगेज करने की। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे की तरफ आपने तवज्जो मबजूर कराई है। बिल्कुल अगर आप देखें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि 16 और 20 के दरमियान टाइमिंग की आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम जरूर चाहेंगे कि कोई पुलवामा जैसी या उड़ी जैसी मिसएडवेंचर करें, जहाँ पे इलेक्शन विक्ट्री की तरफ अगला कदम उठाएं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत के तमाम इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि मोदी और मोदी की जमात इलेक्शन हार रही है। और उसकी बड़ी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, बल्कि उसकी बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान में एक टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की फजा पैदा कर दी गई है, जिसमें न सिर्फ मुसलमान, ईसाई या सिख महफूज नहीं रहे, बल्कि हिंदुओं की वो जातें जो डॉलिट्स की सूरत में हैं या अछूत हैं जो हिंदू, तो वो लोग भी महफूज नहीं हैं। ये हिंदुस्तान सिर्फ पनाहगाह बना दी गई है ब्राह्मण्स के लिए, यानी बड़ी जात के हिंदुओं के लिए। बिल्कुल ये चीज हिंदुस्तान के अवाम इसको बड़ी सख्ती से देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तक की जो इतलात आ रही हैं भारत से, वो को खातिर खा हौसला अफजा नहीं है मोदी के लिए, उनकी जमात के लिए, क्योंकि जिन रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर इनका स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन अब उनकी एक अलायंस जिनके साथ रहा वो लीडर कहती हुई नजर आ रही है, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से पैनिक है बीजेपी के अंदर। देखिए बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का अलायंस था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जाहिर है वो इनसाइड जानना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो बीजेपी है ये मकबूजा कश्मीर की जमात नहीं है, ये वहां पे एक तरह से इन्वेडर जमात है और इन्होंने काफी हद तक होस्टेज बना के रखा महबूबा मुफ्ती की वजारत आला के दौरान भी, और उससे पहले इसके वालिद साहब महबूबा मुफ्ती के मुफ्ती सईद वजीर आला थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के। तो वहां पे जो सारी कार्रवाइयां ये हुई हैं कि बीजेपी ने आरएसएस की जो कम्बेट पावर है उसके साथ मकबूजा जम्मू में एक बड़ी जिसको कहेंगे इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया है, लेकिन लोगों में नफरत आ गई और आपने हाल ही में देखा कि वो हंगामे या वो जो जिसको कहें कि वायलेंस नहीं होती थी जम्मू के रीजन में, वो भी शुरू हो गई है। इसी तरह हिंदुस्तान की बेशुमार रियासतें जहां पहले से बीजेपी की हुकूमत थी, वो हुकूमत पिछले अरसे में, पिछले 3-4 महीने में आपने देखा कि उसकी भी जड़ें काफी कमजोर हुई हैं। लेकिन उससे भी बड़ी अहम चीज ये है कि हिंदुस्तान की बीजेपी के खिलाफ एक नफरत का जो बहुत बड़ा एक नफरत अंगेज किस्म की अवाम में एक ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे बीजेपी को धक्का लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार, और बात कर रहे थे भारत के इंतखाबात के हवाले से। महबूबा मुफ्ती का साबिक कठपुतली वज़ीर आला खुद कहती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं कि वो समझती हैं कि शायद पाकिस्तान को दोबारा से इंगेज करने की कोशिश की जाए, पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जाए। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और आम खबरें हैं, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस पर बात करेंगे।
PTV ग्लोबल पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अच्छी खबर आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेट की। वो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एक ऐसी स्पीशीज़ मौजूद है जो बहुत मशहूर है, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन, जिसको इंडस डॉल्फिन कहते हैं। और अब एक नया सर्वे किया गया, 4 रोज़ का ये सर्वे किया गया, जिसमें एक अच्छी खबर सामने आई कि जिनको मादूम होने का खतरा लाहक था वो अब बेहतर हो रही हैं। अब उनकी तादाद में 55% इजाफा देखा गया है। महकमा जंगली हयात की जानिब से जो सर्वे है उसमें आदाद-ओ-शुमार कुछ यूं है कि 500 नई डॉल्फिन्स शुमार की गई हैं, यानी 2019 में इनकी तादाद अब 1419 हो चुकी है, जबकि 2011 में 918 थी। और माहिरीन ने इसके लिए सक्कर से गुद्दू बैराज तक का 200 किलोमीटर का जो पानी है उसका जायजा लिया और उसमें ये आदाद-ओ-शुमार आए और बहुत अच्छे आदाद-ओ-शुमार हैं। और आगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर तफसील से बात करेंगे कि क्या फ़ायदा इसका होगा और इसको मज़ीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं क्रिकेट की जानिब। और फिटनेस टेस्ट कल मुकम्मल हुआ है पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों का जिन्होंने विजिट करना है इंग्लैंड का, टूर करना है, वहाँ पर 5 वनडेज खेलने हैं, कुछ टूर मैचेस खेलने हैं और फिर वर्ल्ड कप खेलना है। और उसमें से सर फहरिस्त मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर, बल्लेबाज, बड़े बेहतरीन फिट प्लेयर करार पाए हैं। मजीद क्या स्टोरी है अंदर की जानते हैं हाफिज मोहम्मद इमरान से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। फिटनेस टेस्ट तो हो गया, कुछ पास हुए, कुछ रह गए। जो रह गए क्या उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा अपनी फिटनेस को प्रूव करने का? बिल्कुल खान से दिया जाएगा। और जिन खिलाड़ियों के बारे में आप इतलात आ रही हैं मुसलसल के वो जो मतलूबा मयार है फिटनेस का वो पूरा करने में या उस तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं, उनके लिए यकीनन एक मौका जरूर होगा। ये है कौन कौन? एक तो इसमें इमाद वसीम शामिल हैं। इमाद सबसे ज्यादा जो अहम खिलाड़ी हैं उन नाकाम रहने वाले फिटनेस टेस्ट में, वो इमाद वसीम ही हैं। इमाद वसीम का फिटनेस टेस्ट उस मयार का नहीं है जो कौमी टीम का मतलूबा मयार है, जिसके ऊपर लिखे आसर कहते हैं कि उस लेवल तक आना चाहिए। आबिद अली को भी उसी गाड़ी में बैठाया नजर आते हैं जिसमें फिटनेस टेस्ट इम्प्रूव, जो पास नहीं कर पाए हैं खिलाड़ी उनकी फिटनेस इम्प्रूव होने वाली है, बेहतर होने वाली है। तो ये दोनों खिलाड़ी उसमें नुमाया हैं। बाकी कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं है कि जिसको जो फिटनेस के हवाले से किसी मसाइल के जिसको सामना हो। ठीक है, शान मसूद हमेशा से फिट रहे हैं, रिजवान बहुत फिट रहे हैं और दोनों ने इस टेस्ट को बड़े इम्तियाजी नंबरों से पास किया है। तो बाकी कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी थोड़ा सा और वॉच किया जा रहा है उनकी फिटनेस को? खान साहब देखिए, अगर तो ये फिटनेस टेस्ट मायार है तो फिर तो आंखें बंद करके मिकी आर्थर को अपने फार्मूले के ऊपर, अपने स्टांस के ऊपर खड़े हो जाना चाहिए और रिजवान को टीम का जो नंबर 1 विकेट कीपर है उसके लिहाज से टीम में मुंतखब करना चाहिए। ठीक है। शान मसूद को अगर फिटनेस टेस्ट अगर फिटनेस के मायार के ऊपर आपने खिलाड़ियों का इंतखाब करना है तो इन दोनों खिलाड़ियों को सबसे पहले इंग्लैंड पहुंचना चाहिए। ठीक है, और जो नाकाम हुए उनको नहीं, फॉर्म के बगैर तो नहीं हो सकता ना। फिटनेस तो एक लाजमी जुज़्व है, उसके साथ एक एडेड चीज फॉर्म है। आप तीन पॉइंट के ऊपर आबिद जैसे क्रिकेटर को बाहर करते हैं कि वो 4 नंबर उसने कम लिए हैं। आप इमाद वसीम जैसे करेक्टर को अगर टीम से बाहर कर दें तो उसने 3 नंबर कम लिए हैं। तो सर आपका पैमाना फिटनेस हो गई या आपका पैमाना फॉर्म हो गई? आबिद अली की फॉर्म इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी है, तो आप उसको फिटनेस की अनफिट वाले खिलाड़ियों की गाड़ी में बैठा के बाहर करेंगे ना। अगर आपने पैमाना मुकर्रर ये किया हुआ है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि ये खिलाड़ी 17.45 पर नहीं आते हैं, पाकिस्तान टीम के काबिल नहीं है, तो सर फिर वहां पर आपने तो खुद ही 2 रास्ते बना दिए हैं पाकिस्तान टीम में इंतखाब के लिए। फिटनेस वाला पैमाना है, इसमें जो हमें पसंद होगा वो आ जाएगा। और तो अभी तैयारी हो रही है, 18 को फिर टीम अनाउंस हो रही है, क्या तैयारी हो रही है, अंदर की क्या खबर है? सर देखिए, तैयारियां कोई भी नहीं हो रही हैं। ये सिलेक्शन कमेटी है, ये जो कोच हैं, इनका क्या काम है, इनको बने बनाए प्लेयर मिल जाते हैं, वो इनके सामने आते हैं, जो उसमें से इनको पसंद होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी है जिसमें 4 लोग जिसकी सरबराही इंतजाम साहब कर रहे हैं, मुझे बताएं इन्होंने कहाँ पे जाकर टैलेंट हंट किया है? ये 4 लोग वहां पे बैठ जाएंगे और खिलाड़ियों को बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए देखेंगे। इन्होंने अपने 15 पहले से तैयार कर रखे हैं जो इन्होंने सिलेक्ट करने हैं। उसमें कोई आपको बड़ी या गैर मामूली तब्दीली नजर नहीं आएगी। वो जो 15 इन्होंने खिलाने हैं वही खिलाने हैं। वो अच्छा, आसमान से
15 खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक लिस्ट मैंने भी कुछ थोड़ी सी तरतीब दी, उसमें इमाद वसीम और नवाज की फिटनेस अच्छी साबित हुई है। अगर नवाज की फॉर्म भी उस तरह हो तो क्या नवाज रिप्लेस कर सकते हैं इमाद को? सर मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि आप कभी भी इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज में से मोहम्मद नवाज की तरफ नहीं जाएंगे, हम आप इमाद वसीम की तरफ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उसकी क्रेडिट पर चीजें हैं, उसने अपनी जो अब जितना भी पाकिस्तान की तरफ से क्रेडिट खेली है उसने अहम मौके के ऊपर टीम के लिए मैचेस जीते हैं। वो एक यूटिलिटी कैरेक्टर है, वो आपको एक ऐसा माहौल बना सकता है टीम में कि जो उसको उठा लेता है। आप उसकी रिसेंट पास की परफॉर्मेंसेज देख लेना सर, वो अनफिट है लेकिन उसका स्ट्राइक रेट देख लें वनडे क्रिकेट में आखिरी 10 ओवर्स में क्या है, वो तो किसी को करीब भी नहीं फटकने दे रहा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जब आप इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज की बात करेंगे तो आपको इमाद वसीम की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? उसका ट्रैक जाकर ये साबित करता है कि बिल्कुल ठीक, इस पर तफसील से हाफिज साहब करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और जो फिटनेस टेस्ट है उसके हवाले से बता रहे थे कि रिजवान टॉप किया है उन्होंने इस फिटनेस टेस्ट में, और अगर यही मेयार है तो फिर रिजवान को टीम का हिस्सा होना चाहिए। तो हम अब देखते हैं कि 18 अप्रैल को कौन से खिलाड़ी अनाउंस होते हैं। आज बांग्लादेश ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश, ये वो टीमें हैं जो अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर चुकी हैं। आगे आने वाले प्रोग्राम्स में मजीद भी आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। आखिर में पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, और जाते हुए एक स्पेशल रिपोर्ट आपसे हम शेयर करेंगे जो इस्लामाबाद में एक निजी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गई हैं, और उन तकरीबात का जो मकसद था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से था, और इसमें बहुत से तलबा जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे उन्होंने शिरकत की है। इस रिपोर्ट का अहवाल शाहीन अख्तर की रिपोर्ट में देखें, और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तालीमी अमल में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ तालीमी मैदान में तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस सिलसिले में फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से तलबा व तालिबात ने शिरकत की। ये है एक लाइन ट्रैकिंग रोबोट, तो इसमें ये है एक ब्रेन, इससे ही पूरा ये रोबोट कंट्रोल होता है। बेसिकली ट्रैक में बेसिकली उस पर फास्ट लिखा हुआ है और उस पर वाइट लाइन चढ़ी हुई है, तो उस वाइट लाइन को फॉलो करते हुए हमने पूरा ट्रैक कंप्लीट करना है। तो इस रीज़न के लिए हमने 2 सेंसर्स लगाए हैं इसलिए, और मोटर साइड पे लगाई हैं और बड़े टायर इस्तेमाल किए। इसकी वजह ये है कि जब हम ट्रैक पे चल रहे होंगे तो हमें चाहिए कि हमारा रोबोट फ्लैट हो, और बड़े टायर्स इसलिए हैं ताकि हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें। हमारा ये इवेंट है नेस्कॉन के नाम से, विच इज़ नेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन। ये 2002 से चल रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी में, और हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट है। दिस बेसिकली इज़ कंपटीशन बेस्ड इवेंट, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के इवेंट्स जो हैं उनकी डोमेन के हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के जो इवेंट्स हैं कंपटीशन उन्हें अरेंज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। यहाँ हमारा इवेंट हो रहा है नेस्कॉन 19, जिसको हम लोग एब्रीविएट करते हैं नेशनल सोल्यूशन कन्वेंशन से। ये हमारा एक सालाना इवेंट होता है, तो ये 17 साल से चला आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। वी प्रमोट हेल्दी एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान। सारी टीम्स आती हैं पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से भी आई हैं और पेशावर से भी आई हैं, मर्दान से आई हैं। सो वी प्रमोट द स्पोर्ट्स कल्चर इन पाकिस्तान। इट्स काइंड ऑफ लर्निंग इन 3 days which you can't learn in overall your degree and extra information. इन तकरीबात का मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दिलचस्पी लेने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई कराना था। मुख्तलिफ सरगर्मियों में तालिब इल्मों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूब लुत्फानंदोज हुए। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो अपनी टैलेंट के जरिए मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। शाहीन सफदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।